हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कोर्स ऑफ एक्शंस पार्ट 2। लास्ट कुछ दिनों में मैंने ये महसूस किया कि अब वो समय आ चुका है जब हमें मेंस लेवल की तैयारी करनी है। ठीक है, आरआरबी पीओ का मेंस बहुत जल्द हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली 30 to 35 डेज यहाँ से हैं हमारे पास। और क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं अभी तक, पीछे अगर आप देखो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, तो इन्फरेंसेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जब मैंने लेसन 4 किया था तब मैंने इन्फरेंसेस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पर मुझे लगता है कि इन्फरेंसेस के क्वेश्चंस ज़्यादातर अगर आ रहे हैं तो हमें अपने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट में भी उनके क्वेश्चंस बढ़ाने होंगे। ऐसे ही उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम फिर से करेंगे इन्फरेंसेस, और लाया हूं मैं कुछ फिर से फ्रेश क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए बहुत तेजी से स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम हमेशा समझते हैं, फिर से आज समझेंगे कि इन्फरेंसेस होते क्या हैं एक्चुअली में। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है ये हमें बताता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, ये एनसीआरबी का एक डेटा है जो मैंने लिया है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का एक डेटा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। एक पाई चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन पे। तो यहाँ देख सकते हैं आप 29.2% सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं, 10.4% असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, स्टॉकिंग वोयरिज्म का परसेंटेज आप देख सकते हैं, और अदर्स यहाँ लिखा है 51.8%। अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दी होती, यही सब चीज़ें जैसे मैंने अभी बोली हैं, अगर मैं उसे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में स्टेटमेंट में लिख दूँ, ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट लिख दूँ 29.2% ऑफ द केसेस वर ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिर लिख दूँ 10.4% ऑफ द केसेस वर फॉर असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, 7.6% वर ऑन स्टॉकिंग। तो ये सब आप अगर प्रीमाइसेस लिख दो तो क्या क्या इन्फर कर सकते हो यहाँ से आप? क्या पहला इन्फरेंस मैं निकाल सकता हूँ? सपोज करो अगर मैं ये बोलूँ कि स्टॉकिंग एंड वोयरिज्म and assault on women with intent to disrobe is less than overall sexual harassment cases। ये बोल सकता हूँ मैं कि अगर मैं इन 3 क्राइम्स को देखूँ, ठीक है, 10.4 जोड़ लो, 7.6 जोड़ लो और 1% जोड़ लो, तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक इन्फरेंस है, ये मैं इन्फर कर सकता हूँ। और मैं क्या इन्फर कर सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस ओवरऑल अगर हम सारे जितने भी यहाँ पर तरह तरह के क्राइम्स देखें, सबसे ज़्यादा अगर कोई केस अगर हो रहा है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करना चाहूँ यहाँ से इस पर्टिकुलर डायग्राम को देख करके, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, असॉल्ट, स्टॉकिंग और वोयरिज्म ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्राइम्स फॉर्म करते हैं। ये मेरा कंक्लूजन होगा। ठीक है, और वो सिंगल एक कंक्लूजन होगा। बट इन्फरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट, यानी 2-3 प्रीमाइसेस या एक प्रीमाइसेस को लेकर के मैं एक अगर मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में कुछ इन्फर करूंगा तो वो इन्फरेंस कहलाएगा। दैट्स इट, यानी वो हमारी समझ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। अगर सवाल सामने आएगा आर्ग्यूमेंट, तो वो हमसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ आप इसमें से मीनिंगफुल डेटा निकाल सकते हो। आई होप इन्फरेंस आज आपको फिर क्लियर हुआ हो इस डायग्राम की मदद से। चलिए बहुत तेजी से जैसे ही हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, तो आज फिर मैं कुछ फ्रेश क्वेश्चंस लाया हूं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, पहले पढ़ लेंगे और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहला ये डिस्प्ले हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही मॉडरेट लेवल का सवाल है। डायरेक्शंस पहले मैं पढ़ूंगा और आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इन द क्वेश्चन बिलो अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 5 स्टेटमेंट्स which may or may not be inferred from the passage. Choose the one that can be inferred। ठीक है, आपको ये पैसेज दिया है और फिर 5 ऑप्शंस दिए हैं, 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में देखेंगे। तो आप पहले पैसेज पढ़ेंगे। चलिए पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। Now in one of the volumes on RBI history we find an interesting observation on the 1969 nationalization of banks। Single most important economic decision taken by any government since 1947। यहाँ पर कुछ RBI के डिसीजंस की बात हो रही है। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात हो रही है 1969 की। कीवर्ड्स बस आपको देखते हैं। ठीक है,
Not even the reforms of 1991 are comparable to their consequences, political, social and of course economic. यानी 1970 की अगर हम बात करें, 1969 की अगर हम बात करें, उस टाइम के दौरान की अगर हम बात करें, तो उस दौरान भी अगर आप कंपैरिजन करो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से, तो उसका इम्पैक्ट जो 1969 के रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट है पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंडिया पे पड़ा, ठीक है, और यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। चलिए तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, पोस्ट नेशनलाइजेशन सेवरल न्यू ब्रांचेस ऑफ PSBs यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर ओपन इन एरियाज दैट वर टिल देन अनकवर्ड। अब यहाँ बताया गया कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे नेशनलाइजेशन के बाद। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ओपन किए गए उन एरियाज में जहाँ पर वो नहीं थे, यानी कि बहुत ही स्केर्स बैंकिंग रही है हमारी थ्रू आउट 1969 तक। उसके बाद ही बैंक्स खुलना शुरू हुए, छोटे छोटे रूरल बैंक्स खुलना शुरू हुए हर एरिया में। तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स डबल्ड एज परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इन द 1970s, ठीक है। यहाँ पर यह भी बताया है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो डबल हो गई। तो सेविंग्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, हम ये देखेंगे कि सेविंग बैंक अकाउंट्स में कितना पैसा भारत सरकार, अगर भारत सरकार की बैंकों में देखा जाए, प्राइवेट बैंकों में टोटल मिला करके देखा जाए कि कितना पैसा लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट में डाला हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि वो डबल हुई है, जैसा भी उसका इंडिकेटर यहाँ से शो करेगा। तो 1970s के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिली है। ऐसा ही इसी पर्टिकुलर पैराफ्रेज पे मैंने कुछ एजम्पशन का क्वेश्चन भी बनाया था, और अब इस पर कुछ इन्फ्रेंसेस का भी क्वेश्चन आएगा सामने। ये चलिए देखते हैं क्या इन्फ्रेंसेस दिए गए हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया ये चार पांच स्टेटमेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं। 1969 के नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात हो रही है, PSBs की बात हो रही है, उनके ओपन होने की बात हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स की बात हो रही है, ये सारी कुछ हमें बातें बताई गई हैं यहाँ पैसेज में। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, और मैं यहाँ से क्लियर करूँगा। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, वन स्टेप टूवर्ड्स द फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन वॉज टेकन इन 1970। तो क्या अगर हम लोगों का पैसा बैंक में रखवा रहे हैं और लोगों का बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, तो क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। ये एक पहला स्टेप है जिससे हम हर सिटीजन का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं, हम उसे काउंटिंग में ला रहे हैं। अभी तक जो बंदा हमारे फाइनेंशियल रोल में नहीं था, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स के इंडिकेटर में नहीं था, वो शो हो जाएगा अगर उसने अपना सेविंग अकाउंट खोला और उसमें कुछ पैसा डाला, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट इन्फ्रेंस होता हुआ दिख रहा है मुझे। सेकंड पढ़ते हैं, पीपल इन 1970s वर रिलक्टेंट टू पुट सेविंग्स एंड मनी इन द बैंक। तो ये बात, अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स अगर हमारी बढ़ गई हैं, अगर ऑब्वियस बात है 2 टाइम्स हो गई हैं, तो क्या लोग अपना पैसा डालना चाह रहे थे सेविंग्स या मनी इन द बैंक में? बिल्कुल डालना चाह रहे थे, तभी तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स डबल हो गया, लोगों ने बैंक अकाउंट खोला, ठीक है। तो इसका मतलब हमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी इन्फर होता हुआ दिख रहा है। जब ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स को डबल करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, पीपल वर वेरी, ये अंडरस्टूड है कि दे वर रिलक्टेंट टू पुट मनी इन द बैंक। तीसरा कहता है, बैंक्स वर स्केर्स इन प्री 1970 एरा। अब ये तो मालूम है, यहाँ अनकवर्ड एरिया की बात हो रही थी, तो ये तो हम इन्फर क्लियरली कर सकते हैं कि बैंक्स बहुत ही स्केर्स थे उस दौरान, तभी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक्स हर पर्टिकुलर रूरल एरियाज़ में और डिस्ट्रिक्ट्स में, जोन्स में, छोटे ब्लॉक्स में, हर जगह ओपन करना स्टार्ट किया। तो ये भी इन्फर हो सकता है क्योंकि अनकवर्ड एरिया की बात हो रही थी, तो उनको कवर करने के लिए, इसका मतलब हमारे पास बैंक्स कम थे पहले, ठीक है। 1970 के पहले बैंक्स कम रहे, तभी तो हमने ये किया कि बैंक्स और खोले गए, पॉपुलेशन बढ़ी हमारी तो हमें ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा बैंक्स की। चौथा क्या कहता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर अ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट इन इंडिया। अब ये क्या हम इन्फ्रेंस में ले सकते हैं? पांचों स्टेटमेंट क्या इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे, या उनमें से कोई 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिससे हमें ये शो हो रहा हो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत देश में एक कंटिन्यूइंग इंटरेस्ट है? जी नहीं। हमने तो 1970 की बात की, हमने 1991 की बात की, क्या हमने उसके बीच की कोई बात की है? क्या हमने उसके आगे की कोई बात की है? जी नहीं, हमें इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं मिला है। इन्फ्रेंस जब हम निकालेंगे तो हम सिर्फ अपने लॉजिकल स्टेटमेंट्स के बारे में ही सोचेंगे, जो कुछ भी हमारे पैराफ्रेज में दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम नहीं कह सकते हैं, एकदम परफेक्ट प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसका कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है इसके बैकअप में, ठीक है। इसको मैं 100% या 80% या 70% चांसेस में नहीं डाल सकता बेस्ड अपॉन माय स्टेटमेंट्स गिवन इन द आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव होते हुए मुझे कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन बैंक्स वॉज रैम्पेंट इन 1970s। क्या यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन की बात की गई थी?
हाँ, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात जरूर की गई थी, लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कोई बात की गई थी क्या? यहाँ पे बोला गया कि भारत के प्रधानमंत्री या एमपी या एमएलए कुछ इन्वॉल्वमेंट था उनका बैंकिंग की उसको लेकर के, फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ इन्वॉल्वमेंट था आरबीआई के डिसीजंस में? ऐसा कुछ बताया नहीं गया मुझे आर्ग्यूमेंट में। मुझे तो जो जो चीज़ें बताई थी वो मैंने उसके हिसाब से 1, 2 और 3 को इन्फर कर लिया है। तो इसका मतलब 5 भी हमें इन्फर नहीं होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। तो जहां भी मुझे ये 1, 2 और 3 दिखेगा तो मैं उसे टिक करूंगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर, 1, 2, 3। तो ये मेरा क्लियर आंसर बनेगा। चलिए यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, और इसका सोल्यूशन अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना हो प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द रीसेंट फोकस ऑन रिलीजियस एंड कल्चरल डिस्प्यूट्स could end up reversing India's success in nation building since independence। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी हाल ही में जो रिलीजियस और कल्चरल डिस्प्यूट्स हुए हैं, जैसे अब यहाँ पर शायद सीएए की बात करने की कोशिश की गई है या राम मंदिर की कोशिश की गई है, अयोध्या की कोशिश की है बताने की, दैट इट कुड एंड अप रिवर्सिंग इंडिया सक्सेस इन नेशन बिल्डिंग सिंस इंडिपेंडेंस। यानी भारत देश के इंडिपेंडेंट होने के बाद से के जो अभी तक हमने प्रोग्रेस की है, अगर हम ये रिलीजियस और कल्चरल डिस्प्यूट्स में पड़े रहेंगे, ठीक है, तो हमारा ये जो जितना भी हमारा प्रोग्रेस है वो रिवर्स हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ये इन्फर कर रहा है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्यू पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज दैट डिस्पाइट ईयर्स ऑफ कॉलोनियल रूल यानी ब्रिटिश रूल, appeared to be forging national unity among its diverse populace without violence or use of force। अब यहाँ बताया है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि पोस्ट कॉलोनियल यानी कि बिल्कुल आज़ादी के बाद से अगर आप देखो तो उसने नेशनल यूनिटी की तरफ काफ़ी काम किया है। हमने अपने अपने स्टेट्स को काफ़ी तरह इंटीग्रेट किया, लोगों को मिक्स किया, एक डाइवर्स पॉपुलेशन बनाई हमने बिना किसी हथियार के, बिना किसी वायलेंस के। ये हमने किया है पिछले 70 सालों में। It attempted to educate its people and lay down the foundations of a prosperous economy। यानी हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। हमने अपने लोगों को एजुकेट किया, हमने यूनिटी के लिए बोला उनको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई सिखाया लोगों को, और एक प्रॉस्परस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े। क्यों? हमारा जीडीपी बढ़ा, ऑब्वियस सी बात है। 2010 में हमारा जीडीपी ऑलमोस्ट 8% पहुँच गया था। ठीक है, तो हमने जो स्टेप्स अभी तक लिए हैं वो हम अपने रिलीजन और कल्चरल अगर हम डिस्प्यूट्स में ना पड़े तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा, हम इकोनॉमिकली और प्रॉस्परस होंगे। ये बात यहाँ से इन्फर हो रही है, इको हो रही है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट मैं पढ़ूंगा। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस रिमेन्ड अ डेमोक्रेसी इवन आफ्टर अदर कंट्रीज केप्ट ऑन ट्राइंग मिलिट्री कूप। क्या यहाँ पर कोई मिलिट्री कूप की बात हो रही थी? क्या तख्ता पलट की बात हो रही थी? मिलिट्री कूप तो तख्ता पलट होता है, और हम एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी रहे हैं। क्या ऐसा कुछ इन्फर हुआ मेरे पूरे आर्ग्यूमेंट में? क्या इस बारे में कोई बात हुई थी? नहीं, डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं हुई, मिलिट्री कूप की कोई बात नहीं हुई, तो ये इन्फर नहीं हो सकता। ऑप्शन 2 देखते हैं। इंडिया सोसाइटी रिमेन्ड प्लूरिस्टिक, ओपन एंड टॉलरेंट वेयर ऑल इट्स माइनॉरिटीज हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ये तो हमने इन्फर किया हुआ है पहले ही कि हमने अपनी जो इकोनॉमी है वो अपने डाइवर्स रिलीजन्स और हमारे डाइवर्स लोगों की पीस और हार्मनी को ओपन करके, उनको कोलैबोरेट करके और टॉलरेंस दिखा करके हमने उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया और इकोनॉमी को प्रॉस्परस बनाया। ये हम कर सकते हैं इन्फर। थोड़ा सा यहाँ एड ऑन शब्द होगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर, ये तो डायरेक्टली इन्फरेंस हो रहा है क्योंकि हम प्लूरिस्ट हैं, ये तो हमें कन्फर्म है। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हमने सारे रिलीजन्स को एकोमोडेट किया है। हमारे स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन हम सेक्युलर स्टेट हैं, ये तो हमें पता है। और हम बहुत टॉलरेंट हैं, हर धर्म के लोगों को हम जगह देते हैं। ठीक है, भारत एक ऐसा देश है जो विभिन्न प्रकार के रिलीजन्स को एकोमोडेट करता है। तो ये तो इन्फर हो सकता है। हमने सारी माइनॉरिटीज़ को भी रखा है और रिजर्वेशंस के माध्यम से हमने सबको अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की है। इकोनॉमिकली भी हमने साउंड हुए हैं, उसके बाद सबका उत्थान हुआ है। और खामियां तो हर देश में होती हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो हमने इस बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट के लोग अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, और फिर भी हम एक हैं। एक यूनिटी बना के रखना, एक यूनियन बना के रखना, इतने सारे डाइवर्स स्टेट्स को और मीनिंग बना के रखना एक बहुत बड़ा गोल है जो हमने अचीव किया है। नाउ द डिस्कशन इन इंडियन मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया फोकस ऑन
फोकसेस ऑन डिवाइसिव कल्चर एंड रिलीजियस इश्यूज। क्या यहाँ मीडिया की कोई बात हुई थी? जी नहीं। ना ही सोशल मीडिया की कोई बात हुई थी, ना इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया की कोई बात हुई थी, तो इसको तो मैं इन्फर नहीं कर सकता। ऑप्शन 4 देखते हैं। लीडर्स इन इंडिया नीड टू पुट इंडियाज डाइवर्सिटी टू गुड यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट टू टेयर द नेशन अपार्ट इन परस्यूट ऑफ वोट बैंक्स। क्या यहाँ पर लीडर्स के वोट बैंक्स की कुछ बात हो रही थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कोई बात हो रही थी? जी नहीं, ये भी इन्फर नहीं हो सकता। इफ इंडिया सीक्स टू बिकम अ ग्लोबल पावर, इंडिया नीड्स टू डिबेट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है ये, हमारे आर्ग्यूमेंट में कहीं ये सब कुछ नहीं बताया गया था, ग्लोबल पावर बनने की बात नहीं की गई थी, कुछ भी इन्फर नहीं हुआ, वहाँ से कुछ भी एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई इन्फ्रेंशियल क्लेम नहीं है, तो ये भी इन्फर नहीं होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 इन्फर होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मुझे कहीं ऑप्शंस में दिखेगा तो मैं उसे टिक करूँगा। जी हाँ, ऑप्शन ए मुझे दिख रहा है, ओनली 2। ठीक है, तो इस पर मैंने टिक किया है। यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और सॉल्यूशन फिर से मैंने यहाँ प्रोवाइड किया। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। 1, 3 एंड 4 जो है अगर सही भी हो जाते तो वो हमारे कंटेंशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करते, पर वो इन्फ्रेंस नहीं है। ठीक है, और स्टेटमेंट 5 एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो तो हमने देख लिया। हाँ, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट इन्फर होता हुआ दिख रहा था मुझे, और वो हमारा एकदम क्लियर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा पैसेज है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स must come on board the Union Law Ministry's plan to set up 1000 special courts to fast track nearly 1.67 lakh rape cases, of which a whopping 1.6 lakh are of child rape. अब यहाँ बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट्स को मिला करके और एक यूनियन का जो लॉ मिनिस्ट्री प्लान है, इन सबको मिल करके 1000 स्पेशल कोर्ट्स को बनाना होगा फास्ट ट्रैक, ताकि हम ये जो 1.6 लाख रेप केसेस हैं उनका हम फास्ट सॉल्यूशन कुछ कर सकें, इनको हम आर्बिटर कर सकें और इनको डिस्पोज ऑफ कर सकें। और जिसमें से आप ये बताया गया है यहाँ पर कि 1.6 लाख तो सिर्फ चाइल्ड रेप के केसेस हैं, यानी 90% केसेस तो सिर्फ चाइल्ड रेप के हैं। सिर्फ वन लाइनर यहाँ पर है, बहुत कुछ इन्फर होगा, बहुत से मिसिंग प्रेमाइसेस हैं, थोड़ा सा टफर लेवल हो जाएगा। अगर लॉन्ग पैसेज नहीं है, शॉर्ट पैसेज है, तो आपके लिए इन्फर करना बहुत सारी चीज़ों को मुश्किल हो सकता है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा। विथ लॉ एंड ऑर्डर अ स्टेट सब्जेक्ट, द ओनस इज ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स टू रिस्पॉन्ड प्रोएक्टिवली। क्या ये एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है? यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। पॉलिटी में हमने पढ़ा है, स्टेट सब्जेक्ट वो होते हैं जिसका स्टेट गवर्नमेंट ध्यान रखती है। सेंट्रल के अलग होते हैं, 3 लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर लॉ बना सकते हैं। स्टेट सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है इनके हिसाब से। तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या मैं इसको इन्फर कर सकता हूँ अभी अपने उसमें आर्ग्यूमेंट को पढ़ के? जी नहीं, ये तो बहुत बाहरी बात हो गई। सेंटर शुड फाइनेंस सच इनिशिएटिव्स एट अ रैपिड पेस सो दैट टाइमली जस्टिस इज अचीव्ड बाय द कोर्ट्स। यहाँ पर फिर एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि सेंटर जो है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको बहुत तेज़ी से फाइनेंस करना चाहिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स को, ताकि हमारा जो जस्टिस है वो कोर्ट में अचीव हो। तो ये भी एक सजेस्टिव कोर्स ऑफ एक्शन है। क्या इन्फर होता हुआ कुछ दिख रहा है यहाँ पे? जी नहीं, कुछ इन्फर नहीं हो रहा है। ऑप्शन 3 देखें। डिलेड जस्टिस एंड मैसिव पेंडेंसी ऑफ रेप केसेस इन कोर्ट्स इज अ रियल प्रॉब्लम। बिल्कुल, अगर हमें 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? बिल्कुल हमें तभी पड़ेगी जब हमें मालूम है कि हमारे पेंडेंसी ज़्यादा है कोर्ट में, जस्टिस हमें ज़्यादा देर से मिल रहा है, जिसको 3 महीने में डिस्पोज ऑफ हो जाना चाहिए था वो केस सालों चलता है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से ही हम ये सारी जो भूमिकाएं बना रहे थे कि 1000 स्पेशल कोर्ट्स की हमें ज़रूरत है, इसमें हमें सेंटर, स्टेट और हाई कोर्ट्स की आवश्यकता है, उनको इसमें अपना हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंस होता हुआ दिख रहा है, ये मीनिंगफुल है बात। Child rapes form a significant part of rape cases, which is an alarming position for the society. अब यहाँ पर बात की गई है कि चाइल्ड रेप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है रेप केसेस के। बिल्कुल, ये तो इन्फर हो रहा था, ये तो मैंने पहले ही बोला कि 90% ऑफ द केसेस फ्रॉम द रेप केसेस आर ऑफ चाइल्ड रेप, विच इज़ अ वेरी अलार्मिंग पोजीशन। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खराब बात है हमारे देश के लिए कि चाइल्ड रेप के केसेस मैक्सिमम केसेस हैं। ठीक है, तो ये भी इन्फर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर। ये तो बहुत ही डिडक्टिवली आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट हमें दिख रहा था यहाँ। 100% चांसेस है इसके होने के। देयर इज अ रियल शॉर्टेज ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया
प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस इन इंडिया। क्या ये मैं इन्फर कर सकता हूँ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की, तभी तो 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की आवश्यकता पड़ी हमें। और नंबर ऑफ केसेस अगर आप देखें तो 1.67 लाख, 1,70,000 ऑलमोस्ट, अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूँ तो वो केसेस पेंडिंग हैं। तो देयर इज अ रियल शॉर्टेज ऑफ द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, बिल्कुल। और हम इसको इन्फर कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इन्फरेंस है, यानी कि 3, 4 एंड 5 इज द क्लियर इन्फरेंस। और हम टिक कर सकते हैं जहां पर भी हमें ये दिखेगा। तो यहाँ पे हमें दिखेगा ऑप्शन ए में बिल्कुल क्लियर 3, 4 एंड 5, और हम इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सोल्यूशन फिर आप पढ़ेंगे, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है। और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप। अमेरिकन वोटर्स हैव इन रिसेंट ईयर्स शोन अ प्रोपेंसिटी फॉर 2 टर्म प्रेसिडेंसीज। अब ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकन जो वोटर्स हैं वो ज़्यादातर दो टाइम की प्रेसिडेंसीज पे बिलीव करते हैं। यानी अगर उन्होंने एक बार किसी को प्रेसिडेंट बनाया तो दोबारा फिर उसको वोट कर देते हैं, ताकि उसको 2 टाइम मौका मिले काम करने का। द लास्ट 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ओबामा, बुश एंड क्लिंटन सर्व 2 टर्म्स ईच। तीनों जो प्रेसिडेंट्स थे लास्ट के, ओबामा, बुश और क्लिंटन, इन्होंने भी 2 बार प्रेसिडेंसी की। It is now a given fact that unless they screw up really badly or the economy goes south, American voters prefer continuity. अब यहाँ खुद ही इन्फर करके बता रहे हैं कि अमेरिकन्स को कंटिन्यूटी पसंद है, जब तक कि कुछ बड़ा ऐसा खराब ना हो जाए, यानी उनकी इकोनॉमी पे कोई असर ना आ जाए, या उनका जो प्रेसिडेंट है उसने कुछ खराब डिसीजंस ना लिए हों। बहुत ही खराब अगर वो डिसीजंस लेगा और इकोनॉमी बिल्कुल पूरी तरह टार्निश्ड हो जाएगी, तो वो कंटिन्यूटी को ही वो प्रेफर करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात हमें बताई गई है। ये तीनों स्टेटमेंट से ये चीज़ तो प्रेफर हो गई कि अमेरिकन वोटर्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल माइंड के हैं प्रेसिडेंसी को लेकर के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमें ऑप्शंस मिलेंगे। पहला देखते हैं, अमेरिकन वोटर्स स्टैंड फॉर स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टेंसी वाइल चूजिंग द प्रेसिडेंट्स। बिल्कुल, उनको कंटिन्यूटी का मतलब कॉन्स्टेंसी है, बिल्कुल सेम स्टेबिलिटी की बात हो रही है। वो चाहते हैं कि 2 बार प्रेसिडेंट बन जाएगा, दूसरा बंदा अगर आएगा तो फिर वो जो उनकी जो पॉलिसीज जो हाफ में रह गई हैं वो पूरी कैसे होंगी। तो अमेरिकन वोटर्स को कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्स्टेंसी चाहिए, ये तो इन्फर हो रहा है। द मोर लाइकली सिनेरियो, अब सेकंड देखते हैं, द मोर लाइकली सिनेरियो इज दैट डोनाल्ड ट्रंप द करंट प्रेसिडेंट इज हेडिंग फॉर अनदर विन इन द कमिंग इलेक्शंस। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ये कहना अभी इस समय कि डोनाल्ड ट्रंप जो है फिर से प्रेसिडेंट बन जाएगा, थोड़ा एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम है अभी इस इन्फॉर्मेशन से, इस आर्ग्यूमेंट में ये कुछ नहीं बताया कि इकोनॉमी अभी अमेरिका की कैसी है। अगर यहाँ पर एक मिसिंग प्रेमाइस और ऐड कर दिया जाए कि इंडिया अभी अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ गई है, अच्छी हो गई, तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से सिलेक्ट हो जाएगा इस आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग। पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है मेरे पास। आई कैन नॉट प्रूव इट दैट द डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नेक्स्ट करंट प्रेसिडेंट, जस्ट सेइंग दैट ही इज द करंट प्रेसिडेंट। अगर आप ये बोलें कि करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की इकोनॉमी पे कोई खास फर्क नहीं आया हुआ है, तो दोबारा भी वो आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे इसका बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं इसको इन्फर नहीं कर सकता, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे लिए। इकोनॉमिक टर्मोइल ड्यू टू कोविड पैंडेमिक कैन मेक डोनाल्ड ट्रंप लूज द कमिंग इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट। ये भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। ये स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि इकोनॉमिक टर्मोइल अगर जो कोविड पैंडेमिक की वजह से हो गया, इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लूज कर जाएगा अपना प्रेसिडेंसी। तो मैं क्यों बात करूं इस बारे में, मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, मेरे स्टेटमेंट में ऐसा कुछ शो नहीं हुआ। हाँ, आपने बस ये बोला कि अगर जब तक इकोनॉमी स्टेबलाइज रहती है तो मेरी प्रेसिडेंसी बराबर रहती है, यही तो बताया आपने। अमेरिकन वोटर्स कंटिन्यू करते हैं अपने प्रेसिडेंट को, तो ये इन्फर नहीं हो सकता अभी, सॉरी। तो अब देखते हैं फोर्थ क्या कहता है, द अमेरिकन वोटर्स प्रिफर 2 टर्म प्रेसिडेंसीज बिकॉज दे बिलीव इन कंटिन्यूटी। ये तो हमने एकदम क्लियर देख लिया, ये तो सिंपल इन्फरेंस है, इसको कंक्लूजन भी बोल सकता हूँ मैं अभी, ठीक है। ये कुछ ना कुछ कंक्लूजन में आ जाएगा, तो ये तो क्लियर इन्फरेंस है। यहाँ से मतलब निकाला जा सकता है, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी और पॉलिटी इज एन इंडिकेटर दैट द अमेरिकन प्रेसिडेंट विल बी री इलेक्टेड। ये भी इको हो गया फिर से, वही चीज़ बात दोबारा, आपने वही बात दोबारा बोल दी कि इकोनॉमी अगर मैनेजमेंट उसका प्रॉपर होगा तो फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट फिर से री इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 4 और 5 क्लियर इन्फरेंसेज हैं, बहुत ही सामने एकदम क्लियर दिख रहे थे, बहुत ही मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये। 2 और 3 बिल्कुल इन्फर नहीं हो रहे थे क्योंकि कोई बैक एविडेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। और अब देखेंगे आंसर, तो हमारा होगा 1, 4 एंड 5 कहाँ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी में दिखेगा मुझे, ऑप्शन बी दिख रहा है 1, 4 एंड 5, सॉरी
ये मेरा करेक्ट आंसर होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फिर आपको अगर पढ़ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूँगा। आई होप आपको इन्फ्रेंसेस फिर से क्लियर हुआ, और मैं चाह रहा हूँ इन्फ्रेंसेस का एक और टॉपिक में लेके आऊँ, फिर से एक और सेशन इन्फ्रेंसेस पार्ट 3 भी लेके आऊँ, ताकि और क्लियरिटी आपको मिले। आई होप इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ हो। और इन्फ्रेंसेस और कंक्लूजन्स में क्या फ़र्क होते हैं ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंक्लूजन सिर्फ एक होगा, इन्फ्रेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।